टॉपिक है फ्लो टेस्ट। तो फ्लो टेस्ट में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लो टेस्ट है क्या। तो जब भी गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट डे ऑफ गवर्नमेंट अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो वहाँ पे फ्लो टेस्ट बेसिकली उसके थ्रू जो है टेस्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ है या नहीं है, तभी जैसे बुलाया जा रहा है। अब फ्लो टेस्ट के साथ एग्जाम में आपको यूपीएससी इतना ही नहीं पूछेगी, आपको कुछ क्वेश्चन इसके साथ आएगा लिंक होके, जैसे क्या गवर्नर के पास सोल प्रेरोगेटिव है फ्लो टेस्ट बुलाने का, क्या स्पीकर फ्लो टेस्ट बुला सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको लिंक करना पड़ेगा यहाँ से पीटी के लिए। ठीक है, तो दो केस है, एक राबिया केस है और एक शिवराज सिंह चौहान केस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो राबिया केस है उसमें क्या कहा गया था कि स्पीकर जो है वो सॉरी गवर्नर जो है वो बुला सकता है फ्लो टेस्ट के लिए। ओके, लेकिन वो सोली वेस्टेड नहीं होगा, यानी कैबिनेट के एडवाइस से। ठीक है, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बुलाएगा गवर्नर इस केस में। ठीक है, गवर्नर अपने मन से नहीं बुला सकता है। ठीक है, कब, जब गवर्नर बेसिकली अगर कैबिनेट वहां पे जो है वहाँ उसके पास मेजोरिटी है तो फ्लो टेस्ट ऐसे नहीं बुलाना है। दूसरा एक केस था शिवराज सिंह चौहान, इसमें कहा गया था क्या स्पीकर फ्लो टेस्ट के लिए बोल सकता है, तो यहाँ पे कहा गया हाँ स्पीकर भी फुल फ्लो टेस्ट के लिए बोल सकता है। ठीक है, यदि प्राइमा फेस में लगे कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर भी बोल सकता है, स्पीकर भी बोल सकता है, लेकिन दोनों के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नर यदि उस समय मेजोरिटी है तो आपको जो है एड एंड एडवाइस लेना है, और स्पीकर को अगर ये मटेरियल मिले एविडेंस कि हाँ नहीं है मेजोरिटी तभी बुलाना है प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पीटी में आपके लिए एक मतलब क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से लिंक। इसके साथ आप दो आर्टिकल पढ़ लीजिए एक बार लक्ष्मीकांत खोल के। ठीक है, या ऐप से पढ़ सकते हैं 174 और 175। क्यों? क्योंकि 174 में बुलाना समन करने का पावर है गवर्नर के पास। याद रखिएगा स्पीकर समन नहीं करता है, जैसे पार्लियामेंट को समन प्रेसिडेंट कर, तो यहाँ पे गवर्नर समन करता है। और एक 175 में क्या है, 175 में है कि गवर्नर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। तो अगर मान लीजिए मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या एक्सप्लेन द डिफरेंट जजमेंट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो मात्र अगर आप ये 4 पॉइंट याद रखते हैं, ये रेबिया केस और शिवराज सिंह चौहान और ये दो आर्टिकल, तो आपका काम चल सकता है, आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं। तो आप मेंस के लिए ये याद कर लीजिए, और पीटी के लिए जो इन दोनों केस में जो जजमेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी मैंने क्वेश्चन दिया है 2019 के पीटी में पूछा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको एक पूछा जाता है कई बार, मतलब न्यूज में बहुत दिन से आजकल प्लेस का नाम चेंज किया जा रहा है, रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद। तो आपको इससे मतलब नहीं, आपका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर किसी जगह का नाम बदलना है, मान लो स्ट्रीट का नाम बदलना है, तो कौन बदलेगा? सिविक बॉडी पहले रिकमेंड करेगा या स्टेट पहले पूछेगा? ठीक है, या अगर जिला का नाम बदलना हो, डिस्ट्रिक्ट का, या अगर स्टेट का नाम बदलना हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा? मान लो बिहार का नाम कुछ और होगा या यूपी का, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए चाहिए? तो थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ेगा। अब ये पेपर में डायरेक्ट तो दिया नहीं है ये सब पॉइंट। ठीक है, तो एक आर्टिकल है, मैंने आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सारा जो ये आप दिखा रहा हूँ ये पेज, इसमें एक आर्टिकल है कि कैसे प्लेस रीनेम किया जाता है और कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार छोट पढ़ लीजिए और 2-3 पॉइंट का नोट बना सकते हैं, पीटी में आपको काम आएगा। ठीक है, पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ डू इट बाय योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि खुद से करने से आपको रिकॉल हो पाता है और आप डेप्थ में पढ़ पाते हैं। ठीक है, किसी कोई वीडियो बना के आपको कुछ पॉइंट बता देगा। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि राज्यसभा में मान लो कोई पहले था मेंबर, अब एमएलए बना, तो उसको राज्यसभा क्विट करना है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पीटी में पूछ सकता है। क्या? मान लो अगर कोई लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा में इलेक्ट हुआ, या राज्यसभा का मेंबर है लोकसभा में इलेक्ट हुआ, तो क्या होगा? लोकसभा का मेंबर है, अगर वो एमएलए बन गया तो क्या होगा? या फिर दो जगह वो लोकसभा से चुना है तो क्या होगा? तो 3 या 4 कंडीशन है, तो इसके लिए आपको पढ़ना है एक बार ये आर्टिकल। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और टालिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है उस समय आपको सबसे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, दुख ये नहीं होगा आपको क्या पढ़े, ये जब दुख होगा कि कुछ आपके सामने से गुजरा था कोई कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट और आपने नहीं पढ़ा था, इसका सबसे ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए टालना नहीं है, अभी कर लेना है। नेक्स्ट,
माओइस्ट के बारे में। तो आपको क्या पढ़ना है, रेड कॉरिडोर ये कहाँ पे है, रेड कॉरिडोर किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, माओइस्ट से रिलेटेड। और दूसरा आपको पढ़ना है ऑपरेशन समाधान। तो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा कभी इंटरनल सिक्योरिटी या नक्सली से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे रेड कॉरिडोर अगर आज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में मैप में रेड कॉरिडोर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड कॉरिडोर पीटी के लिए पढ़ लीजिए कि रेड कॉरिडोर क्या है, और ऑपरेशन समाधान ये दोनों पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, जुडिशियल इंटरवेंशन। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें कुछ केस है जो आपको याद रखना है पीटी के लिए और मेंस के लिए भी, कि यहाँ पे कहा गया है आप जुडिशरी अगर आए भी इंटरवीन करे तो एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करे। तो कुछ केस याद रख लीजिएगा, आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। ये अक्सर कुछ ही केस है, बार बार रिपीट होता है, जैसे ये कियोटो का जो केस है, क्योंकि इस केस में क्या कहा गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड होगा लेकिन स्पीकर का डिसीजन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, पहले नहीं था लेकिन इस केस में कहा गया कि स्पीकर, लेकिन याद रखिएगा डिसीजन लेने के बाद, ठीक है, स्पीकर जब डिसीजन ले लेगा उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो रेबिया केस था उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पीटी के लिए पूछ सकता है कि अगर स्पीकर है मान लो या डिप्टी स्पीकर है, वो क्या एंटी डिफेक्शन का डिसीजन ले सकता है अगर उसके खिलाफ खुद मोशन चल रहा हो। तो यहाँ पे कहा गया है नहीं, ठीक है, कि अगर मान लो स्पीकर के खिलाफ खुद कहा जा रहा है कि स्पीकर को हम ट्रस्ट नहीं करते, इसको हटाइए, तो वो फिर डिसीजन नहीं ले सकता डिफेक्शन का। अभी महाराष्ट्र में यही हो रहा है, डिप्टी स्पीकर को कहा जा रहा है कि आप इसको पहले हटाइए, ठीक है। तो ये पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजुकेट कर सकता है, नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक आपको पीटी के लिए। अब बाकी केस जो है शिवराज सिंह चौहान या फिर ये जो रेबिया केस है, ये याद रखिएगा, आपको पीटी में काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ओके, एक जो मेंस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये फ्रेम किया है मैंने, ठीक है, कि जो करंट अभी इंडिया में बेसिकली जॉब का जो क्राइसिस है, तो क्यों ना हम इसके लिए पब्लिक सर्विस को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो जॉब या करंट जो अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, इसके जगह, इसको बढ़ाने की जगह, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करने देने की जगह, व्हाई कांट वी एक्सपैंड पब्लिक सर्विस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि पहले सोचना पड़ेगा पब्लिक सर्विस होता क्या है, एथिक्स में भी पूछता है। तो ऐसा कोई भी सर्विस जो सभी सिटीजन के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। ये सब इंडिया में अभी भी लैक करता है, हेल्थ का अभाव है, डॉक्टर का अभाव है, हॉस्पिटल का अभाव है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अभाव है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे स्पेंडिंग करे तो जॉब भी क्रिएट होगा, एसेट भी क्रिएट होगा, ठीक है। और लोगों में जो एक इनसिक्योरिटी है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को लेके, ये भी दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वरुण गांधी ने बहुत सारा डाटा कोट किया है, तो आपको बहुत सारा नहीं, लेकिन याद रखिएगा, लिखने का एक अच्छा तरीका है, जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको डाटा भी होना चाहिए। ये कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। क्या कल्चर आज कौन सा है, हायर एंड फायर का, ये बदलना, मतलब इससे क्या हो गया, चूंकि कल गिग इकोनॉमी के बारे में भी हमने बात किया था, तो आज कल्चर क्या है, हायर एंड फायर। तो दिक्कत क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। आपको ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, कल्चर ऑफ हायर एंड फायर के बारे में। बहुत सारा डाटा है कि जो मैक्सिमम जॉब है वो बेसिकली अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये सारा डाटा है। अब आज प्रॉब्लम दो हो रहा है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। एक तो है एग्जिस्टिंग जो वैकेंसी है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उसको भरा नहीं जा रहा है। और दूसरा है जो नया वैकेंसी है वो ज्यादातर किस पे लिया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अभी जो अग्निवीर है उसमें भी यही इशू है, ठीक है। तो और काफी कम वेज दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, इवन आंगनबाड़ी को 50 या 100 रुपए जो है उनको डेली दिया जाता है। तो अब तो दोनों तरफ से जो है आज काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो पहला इशू क्या है, एग्जिस्टिंग वैकेंसी नहीं फिल हो रही है। और दूसरा इशू है कि जो है आपको जॉब जो हो भी रहा है नया वैकेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पब्लिक सर्विस को स्ट्रेंथन करना है। अभी कोविड के टाइम में दिखा है, यहाँ उन्होंने बहुत कुछ वैलिड पॉइंट दिया है, ठीक है, कि गुड क्वालिटी ऑफ जॉब अगर हम करें, ठीक है, अलोंग विद स्किल लेबर, तो समाज में एक स्टेबिलिटी भी आएगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक सर्विस की तरफ मूव कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल बेसिक सर्विस में क्या होगा, जो बेसिक कुछ सर्विस है जैसे हेल्थ का सर्विस, एजुकेशन का सर्विस, ये अगर हम प्रोवाइड करें, ठीक है, इसके लिए हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो इस पे अगर गवर्नमेंट काम करे, ठीक है, और भी जैसे सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी में, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करवा सकते हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब ऐसा एरिया हमें पिक करना पड़ेगा जहाँ पे जॉब जो है बन सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि एक तरीके से
हम अभी उस एक तरीके से अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और एक फियर है लोगों के मन में, ठीक है। तो उसके लिए ये एक बेटर प्रोविजन होगा। तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर, टीचर, हर जगह पे शॉर्टेज है। डॉक्टर का शॉर्टेज है, टीचर का शॉर्टेज है, इंजीनियर का शॉर्टेज है, ठीक है। तो इवन ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी जो है कुछ रिकमेंडेशन दिया है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे आपको कुछ डाटा है यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कि 31% जैसे सिटिंग MP है तो कैसे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो आप मेंस में कभी यूज कर सकते हैं, वो है बेसिकली क्या कि 37% जो लोग हैं आज ग्लोबल पॉपुलेशन, उनको अगर कोई फैक्ट चेक करना होता है तो सोशल मीडिया की तरफ मूव करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और अगर वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन होगा तो सोचिए सोसाइटी में किस तरह का जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपको चाइना, एक मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है कि चाइना के कंटेक्स्ट में इंडिया अफ्रीका रिलेशन, क्योंकि चाइना इंटरवीन कर रहा है कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और उसमें भी पहले उनकी पॉलिसी क्या थी चाइना का, नन इंटरवेंशन, ठीक है। और नन इंटरवेंशन से चाइना मूव कर रहा है। एक क्वेश्चन किया गया है क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो पहला एक तो PT के लिए आपको हो गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें कौन कौन सा देश आता है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है, तो ये आप मैप में देखेंगे, ठीक है, कि इसमें आपको इथोपिया, इरिट्रिया, दजिबूती और सोमालिया आता है। एक चीज में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, चाइना यहाँ पे अपना बेस बना रहा है। खैर ये तो हो गया PT के लिए। नेक्स्ट मेंस के लिए क्या क्वेश्चन, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यू कैन राइट कि अफ्रीका इज एट क्रिटिकल जंक्चर एंड इंडिया कुड प्ले अ मेन रोल इन ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन जो है वो चाइना के कंटेक्स्ट में आपको इवेलुएट करना है, तो आप कैसे मेंस में आंसर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ याद रख, तो चाइना आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया का पॉलिसी क्या है अफ्रीका को लेकर और चाइना का पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो चाइना का जो है बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, जो आप अपने इंडिया अफ्रीका मतलब नोट में ऐड कर सकते हैं। चाइना बेसिकली यहाँ पे क्या चाह रहा है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि चाइना के पास जो एक्सेस क्रेडिट है, पैसा यहाँ पे खर्च करेगा, जॉब क्रिएट करेगा अपने सिटीजन के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू आएगा। तो पहला गोल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। दूसरा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट करे और उस पर इसको लो रेट पे दे रहा है, इसलिए चाइना का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, ठीक है। कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, जो चाइना का क्रेडिट है वो काफी लो इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। अभी तक जो है कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री का डोमिनेशन था अफ्रीका में, तो चाइना उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो एक तो प्रोजेक्ट बना रहा है, दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है, तीसरा नेचुरल रिसोर्स, चूंकि अफ्रीका में जो है नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और जो नेक्स्ट सेंचुरी है वो जो सारा जो सुपर पावर compete करेगा वो किसके लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए। तो इसके लिए भी चाइना यहाँ पे काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसलिए दजिबूती में चाइना जो अपना बेस भी बना रहा है, ठीक है। कहा जाता है वन हु कंट्रोल द इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसलिए मैरीटाइम, नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाइना का ये 4 गोल है। चाइना इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू जो इंडिया, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है हमसे लगभग उनका 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो डिस्पाइट जो डेप्ट ट्रैप का चाइना का एक तरीके का जो अभी तक रहा है प्रेसिडेंट, उसके बावजूद जो है अफ्रीकन कंट्री आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको और इतने कम इंटरेस्ट रेट पे कोई और कंट्री प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, एड। तो यहाँ पे इंडिया हैज टू टेक द लीड, ठीक है, इंडिया हैज टू टेक द लीड। और इंडिया बेसिकली आप IR में अलग से पढ़ेंगे, मैं आपको अलग से बता दूंगा IR के लिए, ठीक है। अभी इंडिया का पॉलिसी क्या है, इंडिया बेसिकली जहां कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहा है, रूरल एरिया में काम कर रहा है, क्योंकि हम चाइना से डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। प्लस हमारा जो IT सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट है, इन सब में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेंथ है, ये सही भी है क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ पे ही काम कर सकते हो। तो इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, रूरल एरिया में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे काम, लेकिन क्रेडिट में अभी भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे हमें यूरोपियन कंट्री या फिर जो US है उसका हेल्प लेना पड़ेगा, या जापान, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल जो है उसके लिए बाकी पावर से अलाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारा स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी का या IT सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का, इन सबको कन्वर्ज करके वी कैन मेक अ बेटर स्ट्रेटजी एंड ओनली देन वी कैन कम्पीट विद चाइना। तो हमें कम्पीट तो करना ही, बट एट द सेम टाइम जो हमारा एज है हमें उस पर काम करना होगा, ठीक है। तो व्हेन यू थिंक ऑन दिस लाइन देन यू कैन फ्रेम अ बेटर आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आपको ये मेंस के लिए हो सकता है कि G7 कैसे काउंटर करेगा BRI को। तो BRI बेसिकली क्या है, एक जो सी जिनपिंग का एक तरीके से उनका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो उन काफी क्लोज है उन। तो उसमें सी जिनपिंग का ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिविटी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कनेक्ट करे रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, और ट्रेड एक्सपैंड करे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे। तो मोर देन $1 ट्रिलियन जो है चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। उसके काउंटर में जो है G7 ने जो है बेसिकली ये लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें भी 600 बिलियन का यहाँ इन्वेस्टमेंट है, और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, और जो डेब्ट ट्रैप चाइना के इन्वेस्टमेंट के कारण हो रहा है उससे बचने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो कमिटमेंट है वो हो पाता है या नहीं, क्या G7 कंट्री उतना कमिट कर पाती है। चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी भी जो है काफी बड़ा है कंपेयर टू जो G7 ने प्लेस किया है। तो इन सब को आपको थोड़ा सा सोचना है। नेक्स्ट GST को लेके, इसमें भी एक क्वेश्चन आपको मेंस के लिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है, GST रिफॉर्म्स को लेके कि GST रिफॉर्म्स में जो है वी नीड अ न्यू ग्रैंड बार्गेनिंग। तो GST रिफॉर्म आया कब था, जब सेंटर और स्टेट में एक कन्वर्जन बना, एक कंसेंसस बना कि कुछ राइट्स हम अपना वहां पे सबमिट करेंगे, और कुछ स्टेट, जैसे सेंटर ने क्या सब अपना राइट्स छोड़ा, सेंटर का एक्साइज टैक्स था, सर्विस टैक्स था, और स्टेट ने अपना सेल टैक्स छोड़ा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत, और GST में क्या कहा गया कि अगर शॉर्टफॉल होगा स्टेट का तो वहां पे सेंटर फुलफिल करेगी। लेकिन अब जो है कुछ इशू पेंडेमिक के बाद उभर के आया है, और जिसके कारण कहा जा रहा है कि हमें जो है रेडिकली जो है ओवरहॉल करना पड़ेगा, GST में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, ठीक। तो अब मतलब इशू क्या है, अब तो एक कंपनसेशन देना था सेंटर को स्टेट को, तो कहा जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेंटर भाग रहा है, ठीक है। 14% का जो था हर साल उसमें जो देने की बात की गई थी उससे सेंटर भाग रहा है। तो चूंकि, और दूसरा इशू क्या हो रहा है अभी, एक तो ग्लोबल रिसेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन पेंडेमिक के कारण क्या हुआ है, टैक्स कलेक्शन कम हो गया, रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, स्टेट के पास पावर है नहीं, स्टेट के पास रिसोर्स है नहीं। तो और ऊपर से सेंटर ने एक क्लॉज लगा दिया था ये कोविड के टाइम में, ये जो क्लॉज है फोर्स मैजेयोर का, तो इस क्लॉज पढ़ लीजिएगा पीटी के लिए, ये क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लॉज आपको पढ़ लेना है कि ये क्लॉज क्या है, और पीटी के लिए आपको और दूसरा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये भी आप पीटी के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है। ये दोनों पीटी में काम आएगा। बाकी मेंस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि GST कंपनसेशन जो है, जो इशू है उसके कारण, मतलब ये एक तरीके से डिमांड करा एक नया टैक्स डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है काम करना पड़ेगा। तो इसमें और भी कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर में दिया हुआ है, जैसे तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन इशू क्या है स्टेट के साथ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। स्टेट के पास सबसे पहला है कि स्टेट के पास रिसोर्स नहीं है, और ठीक है। दूसरा है कि सेंटर जो बोरो करती है वो काफी सस्ते रेट पे उसको मिल जाता है, ठीक है। स्टेट के कंपेयर में सेंटर आसानी से बोरो कर लेती है, जाहिर सी बात है सेंटर का क्रेडिट ज्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब जो आप पब्लिक सेक्टर अगर बोरो कर रही है, ठीक है, तो उसमें मतलब ये फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेट बोरो कर रही है या सेंटर बोरो कर रही है, ठीक है, अगर डेप्थ बढ़ता भी है तो इसलिए जो है, और ज्यादा बोरो सेंटर करे क्योंकि PSU स्टेट के पास भी उतना नहीं है। और नेक्स्ट है कि जो रिसेशन अभी हो रहा है, तो अगर फिजिकल स्टिमुलस यानी स्पेंड करना है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इस तरह का स्पेंडिंग, तो ये किसके पास पावर है, ये सेंटर के पास है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि जो कोविड के कारण जो एक तो जो सेंटर अभी रियम्बर्स नहीं कर रही, उसके कारण ट्रस्ट जो है वो सेंटर स्टेट के बीच कम हो रहा है, ठीक है। तो रिसोर्स नहीं है स्टेट के पास, बोरोइंग पावर सेंटर के पास ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो PSU सेंटर का ज्यादा बोरो कर रहा है। चौथा है कि आपको जो स्टिमुलस देना भी है, स्पेंड करना भी है, तो वो सेंटर के हाथ में है। और पांचवा है कि ट्रस्ट जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का अर्थ क्या है कि शुरुआत से अगर देखते हैं तो हमारे पास तो GST है क्या, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे बिकता है वहां पे बेसिकली हम टैक्स वहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब GST में बहुत सारा चीज एक्सक्लूड है, ठीक है। तो एक तो आप सब इंक्लूड करो, कुछ को एक्सक्लूड करो, जैसे फूड मेडिसिन, ठीक है, एसेंशियल बहुत आइटम है, उसको आप हटा दो। बाकी पहले इसका जो है GST में बाकी जो आपने एक्सक्लूड करके रखा है जिसके कारण इशू हो रहा है उसको आप इंक्लूड करो। इससे टैक्स बेस बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट आएगा तो ज्यादा टैक्स आएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है आप 12%, मतलब अभी क्या हो रहा है, बार बार रेट चेंज किया जा रहा है। एक फिक्स रेट जो है, जैसे 12% पे बात हुई थी, तो उसको आप कर दो 5 साल के लिए। ठीक है, तो सिंगल रेट रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। और पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो बाहर है, इनको भी लाओ इसके फोल्ड में। ठीक है, तभी आप स्टेट को भी पैसा दे पाएंगे। और स्टेट को थोड़ा सा अब ऑटोनॉमी दो कि कभी कोई क्राइसिस आ गया तो स्टेट कैसे रिसोर्स कहाँ से लाएगा। उसके लिए आप उसको कोई एक टैक्स दे दो, छोटा छोटा सा, ताकि वो लगा सके। और 12% रखोगे कम टैक्स तो क्या इशू अच्छा होगा, लोग कंप्लाइंस करेंगे। ज्यादा टैक्स में लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोग कंप्लाइंस करें, करप्शन ना हो। ठीक है, इफेक्टिव जो ज्यादा सेल हो, इसलिए जीएसटी लाया गया था। तो जीएसटी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म है। तो ये जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का इशू होता है, ये इससे बचना पड़ेगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए पीटी के लिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होता है। ठीक है, और थर्ड टायर एक लास्ट जो रिकमेंडेशन है कि जो लोअर लेवल पर है, उसको आपने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो जैसे 12% है तो 10% सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करे, और 2% इसको दे दिया जाए। क्योंकि जितना टैक्स मिलेगा उतना बेटर गवर्नेंस कर पाएगा लोकल लेवल पर, और उतना लोग फिर टैक्स भरेंगे। ठीक है, तो ये सब अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जीएसटी में जो है इशू रहेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा पॉइंट है, जो आप एक छोटा सा नोट बना सकते हैं जीएसटी के लिए। और क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने, तो यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट ईडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ईडी किसके अंदर है, कब बना था। और हाँ, एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पढ़ सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इससे एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप एक बार जो है अभी सर्च कर लीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एमआरएनए मैंने पहले ही बोला था, संडे को शायद डिस्कस किया था। तो वैक्सीन आपको देखना ही। स्कॉटलैंड का मैप देख लीजिए। ठीक है, स्कॉटलैंड का मैप देख लीजिए और नाटो के बारे में। तो स्कॉटलैंड का आपको मैप देख लेना है, क्योंकि कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, बराबर ऑटोनॉमी का डिमांड आता है। तो स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होना चाहता है। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड, कौन कहाँ पे लोकेटेड है ये देख लीजिए। और पीटी के लिए एक आपको, एक तो ईडी देखना ही है, नाटो देख लीजिए। नाटो का मेंबरशिप, ठीक है, क्या इंडिया बन सकता है, मैंने पहले भी बोला था। नाटो का क्या आधार है, मेंबरशिप, कौन मेंबर बन सकता है, नाटो का क्लाउज क्या है, इसको चेक कर लीजिए। और टीडीएस एक चेक कर लीजिए इकोनॉमिक्स में, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन जो ये है, टीडीएस होता क्या है। ये आज के लिए था, इसमें पीटी और मेंस दोनों इंक्लूड है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो फ्लो टेस्ट मैंने बोला था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कुछ केस, रेबिया शिवराज सिंह चौहान, आर्टिकल 174 175। उसके बाद मैंने कहा था आपको रिनेमिंग ऑफ जो प्लेस है, इसमें स्टेट को अगर रिनेम करे तो क्या करना होगा, सिटी को रिनेम करे तो क्या करना होगा, स्टेट को रिनेम करे तो क्या करना पड़ेगा, और अगर कोई एक से ज्यादा सीट पर अलग इलेक्शन जीतता है तो क्या होगा, कौन सा सीट खाली करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा, या फिर 2 लोकसभा हो तब क्या होगा, या एक एमएलए का हो और एमपी हो, दोनों जगह से जीते तो क्या होगा, इसको पढ़ लीजिए। रेड कॉरिडोर क्या होता है, ऑपरेशन समाधान। और ये कुछ इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है, कि ऑटो वाला या ये रेबिया का। उसके बाद एक मेंस के लिए क्वेश्चन है कि आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, इसके जगह पब्लिक सर्विस पे ज्यादा खर्च करो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए मैप है। ठीक है, और एक अफ्रीका के से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, चाइना के कंटेक्स्ट में। जीएसटी का क्वेश्चन है, एक क्लाउज है। और ईडी, नाटो, टीडीएस के बारे में, स्कॉटलैंड में। तो इसको आप कर लेते हैं तो काफी सारा आपका कवर हो जाता है। That's it.